नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। देश भर में केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में हैं लतिका सिंह जी, जो कि मुख्य कृषि अधिकारी हैं, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अंथवाल जी। शुरुआत आपसे अंथवाल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि 2047 तक भारत को हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे में 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। देश के हर कोने कोने में ये यात्रा जा रही है। विकसित भारत की दिशा में ये यात्रा किस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी, या ये कहें कि 2047 तक आप विकसित भारत को किस तरह से देखते हैं? दरअसल विकसित भारत परिकल्पना जो की गई है 2047 तक प्रधानमंत्री जी द्वारा, कोई भी राष्ट्र विकसित तब होगा जब उसका व्यक्ति, उसका नागरिक विकसित होगा, और नागरिक तब विकसित होगा जब उस तक सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास उस तक पहुंचे, उसको लाभान्वित करें। जब से मौजूदा प्रधानमंत्री आए हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली हम देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले 9.5 साल में उन्होंने कई योजनाएं और जो बहुत बेसिक जो जरूरत वाली योजनाएं थी जी, उन पर काम करना शुरू किया। अब वो योजनाएं आम पब्लिक तक पहुंची, किस रूप में पहुंची, कितनी उसकी सफलता है, उसके प्रयास के तौर पर हम इसको देख सकते हैं विकसित भारत यात्रा। और ये यात्रा न केवल लोगों को उसके योजनाओं के बारे में अवगत जानकारी दे रही है जी, बल्कि मौके पर उनकी तमाम छोटी बड़ी समस्याएं जो आमतौर पर दफ्तरों में जाने में उस तरह की दिक्कतें आती हैं, कई बार लोग नहीं भी कर पाते हैं, वो लाभ उनको मौके पर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक जो संकल्प हमारा है कि हम 2047 तक पूरे राष्ट्र को विकसित करेंगे, उसकी दिशा में इसको हम मील का पत्थर एक कह सकते हैं। लतिका सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विकसित भारत के संकल्प के साथ जो प्रदेश भर में ये यात्रा जा रही है, मैदानी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में लगातार जो है सूचना, शिक्षा व संचार वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही है। कैसे देखती हैं इसे आप राज्य के संदर्भ में? जैसा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका प्रारंभ कब हुआ था वो दिवस याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इसका प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर को, जो कि जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था उस दिन, और स्वयं वो उपस्थित हुए थे उस दिन वहाँ झारखंड के खूंटी नामक स्थान से, एक बहुत ही छोटी सी जगह है खूंटी, वहाँ से उन्होंने इस यात्रा का प्रारंभ किया था। और वहाँ से ये जो आईसी वैन है, एक संकल्प के साथ चली है कि जितने भी राज्यों में ये शुरू करी गई है, उसके समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संतृप्तिकरण करना है। तो इस मिशन के अंतर्गत कुल 17 योजनाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के तहत लाभार्थियों के लिए चलाई जाती हैं, और 17 योजनाएं जो शहरी क्षेत्रों की हैं वो सम्मिलित की गई हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारे व्यक्ति छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जिन तक अभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उनको समयबद्ध तरीके से ये लाभ पहुंचाना। और ये यात्रा प्रारंभ हुई है 15 नवंबर से, लगभग 26 जनवरी तक ये यात्रा पूरा अपना संपूर्ण राज्यों में होते हुए पूरी 26 जनवरी तक ये यात्रा कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें इन योजनाओं के साथ साथ में जन सामान्य को जागरूक करते हुए जो भी वंचित रह गए हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नागरिकों से सीखना भी है, उनके व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, कहानियां हैं, वो भी वहां पर कृषक भाई, कृषक बहनें, हमारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। और यात्रा के दौरान संभावित लाभार्थियों का चयन करना भी इस यात्रा के दौरान जो विभाग इसके साथ में सम्मिलित हैं, वो लोग ऑन द स्पॉट चयन भी कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास यात्रा से जोड़ना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि राज्य सरकार किस तरह से इस यात्रा को मदद कर रही है और योजनाओं के क्रियान्वयन में किस तरह से सहायक हो रही है? जी, राज्य सरकार ने जितने भी हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एग्रीकल्चर, एलाइड, पशुपालन, मत्स्य पालन के अलावा हमारे जो शहरी परिवेश में रहने वाले लाभार्थी हैं, उनके लिए जो हमारे अर्बन डिपार्टमेंट भी जुड़े हुए हैं,
तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका एक अभियान चलाकर मतलब उन सारे ही डिपार्टमेंट्स को जोड़ा है। लगभग 20 डिपार्टमेंट मैं कहूंगी कि इस IEC वैन के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में मतलब जो उनके जो लाभार्थी हैं उनको संतृप्त कर रहे हैं। अंथवाल जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए IC वैन विभिन्न ग्राम पंचायतों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में पंचायतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण या अहम हो जाती है इन तमाम योजनाओं के संबंध में कि वो लागू हो रही हैं या नहीं। आपसे यही जानना चाहूंगी अंथवाल जी कि इन सभी बातों पर पंचायतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी जो हमारा सिस्टम है पूरे देश का, उसमें नगर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो नगर पालिकाएं, उसको स्थानीय सरकार हम बोलते रहे हैं, वो स्थिति ग्राम क्षेत्र में है। तो ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण इकाई है भारत की, क्योंकि कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। तो उस ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि सबसे बेसिक इकाई हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है। अब योजनाओं की, जैसे अभी लतिका जी बात कर रही थी, कई योजनाएं हैं अब इसमें जो है, लेकिन जो फोकस हम देखते हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो महिलाओं और किसानों को जो है विशेष तौर पर लाभान्वित करने का सरकार का, क्योंकि किसान मजबूत होगा, देश की तरक्की अपने आप तेजी के साथ होगी। महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो पूरा घर सशक्त होता है। तो पिछले 9-9.5 साल में आपने देखा होगा कि उज्ज्वलन योजना प्रधानमंत्री ने चलाई। 9 करोड़ के आसपास लोग, महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन मिले हैं। करीब 3.5 करोड़ गरीबों को जो है पक्के घर सरकार ने दिए हैं जी। 11 करोड़ घरों में शौचालय, जो बेसिक जरूरत होती थी, जिसके तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया पिछले आजादी के बाद से, उन चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया। 11 करोड़ किसानों के खातों में आपके 6,000 रुपए जो सालाना जो है वो जा रहा है। डिजिटल इंडिया पर विशेष फोकस, और आज आप देख रहे होंगे कि लेन देन का सबसे प्रमुख माध्यम हमारा जो है डिजिटल माध्यम बन गया है। करीब 47 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए। मतलब कहने का करीब 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज जो है वो दिया जा रहा है। इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं क्या वास्तविक तौर पर लोगों तक पहुंच रही हैं? नहीं पहुंच रही हैं। तो अब तक होता क्या था कि घोषणाएं होती थी, योजनाएं लागू होती थी, और उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं होता था। सरकारों के स्तर पर भी उस तरह से काम नहीं होता था, वो उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ जिस योजना में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है पात्र तक, तो वहाँ DBT के माध्यम से जो है वो सीधे उसके खाते में जा रही है। तो कहीं वो जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती थी वो अपने आप समाप्त हुई। इसी तरह जो है सबसे बड़ी बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा भी है कि प्रधानमंत्री खुद उसको फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। हर योजना के बाद वो उसके बारे में लोगों से, अभी 30 तारीख को जो बात हुई, लाभार्थियों से बात, यानी आम पब्लिक से वो फीडबैक भी लेते हैं। जो गांव स्तर पर अगर हमारे गांव संपन्न होंगे, ग्राम पंचायतें इसको जो है एजुकेट करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम लेवल पर जो है छोटी छोटी जो योजनाएं हैं वो वहाँ अगर उनका क्रियान्वयन सही ढंग से होता है तो निश्चित तौर पर पूरे आसपास का सारा क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा, और देश तक जो है जो सुविधाजनक स्थान है, चाहे नगरीय क्षेत्र है, वहाँ तो आपका आसानी से तमाम तरह के। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जन जागरण के या जागरूकता के लिए हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उस तक कई बार सूचनाएं या उसको किस तरह से योजना का लाभ लेना, अब जैसे आपकी कृषि विभाग की कई योजनाएं हैं, लेकिन अब वो एक गाँव वाले को किस तरह से उसका लाभ हो सकता है। तो इस तरह की यात्रा के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि एक स्थान पर सारे विभाग हैं, कोई कमी है वो वहीं तत्काल दूर हो जाती है। उसको अगर कोई किसी तरह की पूछताछ करनी है, कोई जानकारी नहीं, तो बहुत सारे मतलब एक जागरूकता का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो ग्राम स्तर की इकाई है, और वहाँ से जो है उसको, इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उस पर निर्भर है इसकी सफलता किसी भी अभियान की, खासतौर पर इस। लतिका जी, विभिन्न योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया हो, जनधन खाते हो व अन्य योजनाओं, इनके बारे में अभी अंथवाल जी ने बात की। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो आम जन है उनको केवल जागरूक किया जा रहा है, या हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या उनको अन्य माध्यमों या स्टॉल्स लगाने के माध्यम से उनको मौके पर विभिन्न योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिया जा रहा है, जैसे कार्ड बनाना हो या कोई पंजीकरण कराना हो या कोई अन्य लाभ? जी, ये जो IC वैन्स हैं इनके माध्यम से जन जागरूकता तो लाई ही जा रही है, उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि 17 डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो अपनी पूरा स्टॉल लगा के अपने जो डिपार्टमेंट्स की इस समय केंद्र पोषित, राज्य पोषित, जिला योजना वगैरह हैं, उनके माध्यम से लोगों को, लाभार्थियों का चयन भी कर रहे हैं। मतलब ऑन द स्पॉट अपनी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं और लाभार्थियों का चयन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही ऑन स्पॉट सर्विसेज भी इन संकल्प यात्राओं के माध्यम से की जा रही हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे उत्तराखंड में जब 15 नवंबर से ये वैन शुरू हुई, स्टार्टिंग में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में और उसके बाद 25 नवंबर से ओवरऑल और बाकी हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये संकल्प यात्रा शुरू हुई। तो तब से लेकर अब तक जो हेल्थ कैंप्स हैं इन संकल्प यात्राओं में लगे हैं, उनमें लगभग 11,616 लोग ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग ऑन द स्पॉट हुई है। इसी तरीके से टीबी से रिलेटेड परेशानियों की स्क्रीनिंग हुई है लगभग 5,245 लाभार्थियों की, वहां पर स्क्रीनिंग अपना पाई है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया, उसको इसमें स्पेशली जोड़ा गया था कि अगर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स अभी भी गांव में पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनको ऑन द स्पॉट उनकी स्क्रीनिंग करके उनको उसका लाभ दिया जाए। तो लगभग 3,000 के करीब हमारे ऐसे लोग हैं जिनका ये स्क्रीनिंग की गई है सिकल सेल एनीमिया के लिए। इसी तरह से हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे PMUY रजिस्ट्रेशन लगभग 1,214 ऑन द स्पॉट दिए गए हैं जी। इसी तरह आयुष्मान भारत कार्ड इशू किए गए हैं ऑन द स्पॉट 3,000 से अधिक अब तक। सुरक्षा बीमा योजना, लगभग 3,500 लाभार्थियों को सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया है और जीवन ज्योति योजना बीमा योजना में भी लगभग 2,000 के करीब हमारे लाभार्थी ऑन द स्पॉट इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। ललिता जी, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ यात्रा के माध्यम से लोगों को मिल रहा है? 17 विभाग जैसे मैंने बताया, उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड, मतलब कृषि और कृषि के रेखीय विभाग, जैसे कृषि हो गया, उसके साथ उद्यान हो गया, मत्स्य विभाग है, डेयरी विभाग है, साथ में ही जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना तो बैंक के माध्यम से होता है, लेकिन इसको फैसिलिटेट करने का काम कृषि विभाग के पास है। तो वहीं पर ऑन द स्पॉट ही हम आवेदन पत्र किसानों से ले रहे हैं और वहां पर हमारे बैंक कंट्रोलर्स और बैंक मैनेजर्स भी होते हैं। तो ऑन द स्पॉट ही किसान बैंक को वो अपने फॉर्म सबमिट कर पा रहा है। इसी तरह से PM किसान सम्मान निधि योजना, उसमें क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट था, अभी आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है। पहले eKYC जरूरी नहीं थी, अभी eKYC को पात्रता में अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑन द स्पॉट ही उनकी जिसकी वजह से अगर किसी की PM किसान सम्मान निधि रुकी है, तो ऑन द स्पॉट ही हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके ऑन द स्पॉट ही उसको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो जो समस्या उसमें आ रही है उसका निराकरण हो जा रहा है। जैसे अब तक हमने किसान क्रेडिट कार्ड हर गांव में, ग्राम पंचायत में 2 या 3 हमारे पास ऑन एन एवरेज ऐसे आवेदन पत्र आ ही जा रहे हैं। तो हम ऑन द स्पॉट ही आवेदन पत्रों को बैंकों को उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसी तरह से हमारी कुछ एक प्राकृतिक खेती से लोगों को जुड़ाव करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जो अलग से शुरुआत करनी पड़ती, वो हम इस संकल्प यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी ही जुबानी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मैं कैसे पहले अजैविक खेती करता था और अभी जैविक की ओर आया हूँ और जैविक से भी मैं प्राकृतिक खेती की ओर जा रहा हूँ। इसी तरह हमारे जो कुछ ऐसे मेरी कहानी मेरी जुबानी वाले फार्मर्स हैं, कुछ ऐसे उनके वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं संकल्प यात्रा में। तो लोगों को आपस में भी, मतलब एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है लोगों को, ना सही डिपार्टमेंट और लाभार्थियों के बीच का इंटरेक्शन है, लाभार्थियों का आपस के बीच का भी इंटरेक्शन हो रहा है कि जब वो एक स्कीम का लाभ ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इसमें ही एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो उन्होंने भी एक महिला से बात करी और उनको, वो ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन में प्रशिक्षित महिला थी, तो उस स्कीम के बारे में भी उन्होंने कहा कि अब आपको सब ड्रोन दीदी कहेंगे। तो ड्रोन दीदी सुन के आपको कैसा लग रहा है? आप एम्पावर्ड महसूस कर रही हो? अब तो आप ड्रोन उड़ाओगी, क्योंकि उनको प्रशिक्षण मिल गया था। तो इस ड्रोन के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी इन कैंपों के माध्यम से क्रिप्को को ये जिम्मेदारी दी गई है और वो ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में तो शायद इसका काफी लाभ आने वाले समय में मिल जी बिल्कुल। श्रम की बचत होगी और जितना अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें कि 1 एकड़ में जो काम 1 घंटे में होता है, 1.5 घंटे में होता है, वो काम ड्रोन के माध्यम से मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। तो और इसी फैसिलिटी को देने के लिए, किसानों को देने के लिए भारत सरकार ने भी एक योजना शुरू करी है। एक हमारी स्कीम चलती है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें हम कुछ फार्म मशीनरी बैंक्स बनाते हैं। वो फार्म मशीनरी बैंक्स 10 लाख रुपए की कॉस्ट के होते हैं, जिसमें 80% सब्सिडी उन फार्म मशीनरी बैंक्स को, समूहों को मिलती है। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, कृषकों तक कैसे पहुंचाया जाए, खासकर कृषक महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत लगभग हर ब्लॉक को एक टारगेट्स दिए हैं।
एक एफपीओ का गठन होना है, बोले तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक गठन होना है जिसमें वहाँ के लगभग 100 या 300 फार्मर्स, मतलब हाँ, एक समूह में 300 फार्मर्स जुड़ के और इस एफपीओ के माध्यम से ड्रोन को परचेज कर सकेंगे। ड्रोन की कॉस्ट लगभग 10 लाख है और 80% की कॉस्ट सब्सिडी जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से इन एफपीओस को। तो उनको वो 10 लाख का ड्रोन 2 लाख की कॉस्ट में अवेलेबल रहेगा और उससे वो अपनी आजीविका भी चलाएंगे कि वो औरों के डेमोन्स्ट्रेशन तो करेंगे ही करेंगे हमारी स्कीम्स के साथ में मिलके, और उसके साथ साथ उपयोग के लिए और जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान हैं आसपास के, वो लोग भी उनको हायरिंग बेसिस पे ले सकते हैं। इसका भी जानकारी इसमें दी जा रही होगी? जी जी, इसमें ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए जोड़ा गया है ताकि वो एक ड्रोन बहुत अट्रैक्शन भी है लोगों के लिए, और वहां पर हम एक फील्ड आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पर वास्तविक छिड़काव करके भी दिखाते हैं और उसका फॉलोअप भी होगा। जैसे इस समय नैनो यूरिया और उसके साथ में किया जा रहा है, उसका फॉलोअप भी होगा आफ्टर अ मंथ कि क्या प्रभाव पड़ा। जी अंतपाल जी, अभी लतिका जी ने महिलाओं की बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, उन्होंने सबसे पहला स्थान इसमें महिला शक्ति को दिया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी महिलाएं जो न केवल घर के भीतर परिवार को पोषित कर रही हैं, अभी भी आपने कहा भी, और बल्कि घर के बाहर भी विकास की राह में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मेरा आपसे प्रश्न यही होगा कि अगर देखा जाए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो जनधन खाता हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो व अन्य योजनाएं, इनके माध्यम से सरकार की लगातार कोशिश रही है कि महिलाएं आगे बढ़ें और विकसित भारत की राह में अपना योगदान दें। इसमें जो है, जो महिलाएं तो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती हैं। और जब हम खासतौर पे हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं, अपने पहाड़, उत्तराखंड और हिमाचल और जितने पहाड़ी प्रदेश हैं, खासकर मैं अपने राज्य की बात अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो यहाँ तो पूरा मतलब इसकी पूरी अर्थव्यवस्था से लेके और पूरी सामाजिक व्यवस्था से लेके सारे उसकी मतलब एक तरह से जो पहाड़ है हमारा, महिलाओं ने अपने आप पर महिलाएं उस पहाड़ को ढो रही हैं, यानी कि वो इतनी सशक्त हो रही है क्योंकि कृषि है, कृषि कार्य का 90% जो है पहाड़ में महिलाएं करती हैं। जी। ठीक है, पशुपालन हो, कृषि हो, ये सारा उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। अगर वो सशक्त होंगी, जितना उनका, अच्छा अब सबसे बड़ी बात क्या होती थी, दूसरा एक हम जो उत्तराखंड आंदोलन भी जो शुरुआत हुआ था, तो उसका यही था कि भाई महिलाओं को जो है पानी उनके आसपास नहीं है, पानी के लिए आपको कई मील जाना पड़ता था, पानी के बंठे आप लेके आते थे, तो वहाँ भी महिलाएं प्रभावित होती थी। जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजनाएं करी हैं जो महिलाओं को फोकस में रखी है, उससे पहाड़ की महिलाओं को खासतौर पर लाभ हुआ है कि एक तो चूल्हे से उनको मुक्ति मिली है, उज्ज्वला योजना ने उसको लाभ दिया। उसी तरह जो है पानी, जो जल जीवन मिशन है, मेरे ख्याल में 22 करोड़ के आसपास घरों में जो है पानी पहुंचा है जो उससे वंचित थे, तो उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा मतलब गाँव में घर में चला गया, तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये दूर हुई है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में उनको जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, तो महिलाओं को मिलने का मतलब है कि पहाड़ अपने आप में सक्षम होगा। बागवानी, पशुपालन, ये सीधा महिलाओं से जुड़ा है, जब वो यहाँ की जो है कृषि अर्थव्यवस्था को या बागवानी को संभाल रही हैं, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ उनको जानकारी सही ढंग से हो उस योजनाओं की, उसका वो इस तरह की जो यात्राएं निकाली जा रही है, जैसे ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस तरह की यात्राएं हैं जो वो हो रही। अच्छा, दूसरा मैडम ने भी जिक्र किया है एनीमिया वगैरह का, तो उससे भी सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारे यहाँ पहाड़ में खासकर महिलाएं हैं, तो इस बहाने उनका जो है चेकअप वगैरह जो भी है, उनके स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग वगैरह वो हो पा रही है। और खासतौर पर अभी जैसे हमारे जो सीमांत जिले हैं, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, इनके जो दूर दराज के क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग हो गया, तो वहाँ जो है अभी आज मेरे ख्याल में संकल्प यात्रा शायद आज या कल में घेस, जो सबसे दूरस्थ गांव है चमोली के इलाके में, पहुंच रही हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि एक तो वहाँ जो है उनको जिनको मीलों आना पड़ता है, जिला मुख्यालय अगर आना, तो उनको मीलों मतलब एक पूरा दिन उनका निकल जाता है, तो वो सारी सुविधा उनको वहाँ पर मिलती है। दूसरा उनका क्या है कि स्वास्थ्य की जो थोड़ा बहुत अगर तबीयत खराब भी हो किसी की, तो वो नहीं जाता अस्पताल, वहाँ से ही नहीं सुविधा इतनी ज़्यादा, तो वो इस तरह के उससे उसको सीधा लाभ मिलता है। तो ये इस तरह से बहुत बहुआयामी इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये जो संकल्प यात्रा है, ये केवल भारत को 2047 में सशक्त बनाने के साथ साथ आम आदमी की सहूलियत है, जिंदगी की जो कठिनाइयाँ उसको आसान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी, 4 स्तंभों में जो दूसरा स्तंभ है हमारे किसान या खाद्यदाता हैं। लतिका जी, बीते वर्षों में जिस तरह से किसानों को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं जिससे हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके,
ये साल 2023 जो चल रहा है मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में भी मोटा अनाज या मिलेट्स की एक समृद्ध परंपरा रही है। मडुआ हो, झंगोरा हो, कोदू हो, कुटकी या अन्य फसलें। और जब केंद्र सरकार ने इन अनाजों को पौष्टिक अनाज का दर्जा दिया है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ें कि राज्य के आर्थिक विकास में मदद मिले और विकसित भारत की ओर बढ़ने में भी अपना हम योगदान दे सकें। जी, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा जो वर्ष चल रहा है 2023, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी पहचान हुई है और बहुत ही अच्छा मौका है उत्तराखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ हम पहले से ही बारहनाजा कल्चर में हैं। पहले ही यहाँ हम ये जो मोटे अनाज जिन्हें आज पहचान मिली है पौष्टिक अनाज के रूप में, वो हम उगाते आ रहे हैं और वो ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत कम पानी लगता है उसमें, उनकी देखभाल करने की भी बहुत कम जरूरत होती है और पोषण तो इतना है कि आज आकर लोगों ने पहचाना और उसको पौष्टिक अनाज बोला। और किसी भी चीज की आप बात करें, आप डायबिटीज की बात करें तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। रागी, मडुआ, झंगोरा, कोदो, सांवा, कंगनी, ये सब हमारे, काला भट्ट, मतलब ये सब हमारे बेसिक्स हैं। मतलब यहाँ की महिलाओं का तो बेसिक्स था, जीवन का हिस्सा रहे। हाँ, यहाँ तो अब मतलब धान और गेहूं पहाड़ पे चढ़ाया गया, जबकि वहाँ का तो वास्तविक जीवन शैली ही बारहनाजा के चारों ओर घूमती थी। तो जैसा कि ये हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, तो इसमें राज्य सरकार ने भी विशेष प्रयास किए हैं और ये मंडुआ का तो रेट भी 35 रुपए 78 पैसे MSP घोषित किया है और उसमें हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, डायरेक्टली किसानों के माध्यम से, UCF के माध्यम से और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, उनके माध्यम से प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। किसानों को उनके डोर स्टेप से ये मंडुआ उठा के और हम 35 रुपए 78 पैसे का पेमेंट कर रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो एक बहुत ही अच्छा और वो प्रोक्योरमेंट जो किया वो कहाँ जाएगा, वो मिड डे मील में जाएगा। एक इंट्रोडक्शन हो गया कि मिड डे मील में जाएगा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाएगा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वो उपयोगी होगा। और उसके साथ साथ जो हमारी राशन की दुकानों पे जो अनाज मिलता है, गेहूं और चावल, उसके साथ में मंडुआ को भी सम्मिलित किया गया है। तो निश्चित ही आने वाले समय में एक बाजार भी क्रिएट होगा। लोगों को, जब किसानों को पता चलेगा कि हमें इतने अच्छे प्राइस पे डोर स्टेप से हम 35 रुपए 78 पैसे पे, इतना तो कभी नहीं रहा मंडुआ का रेट। एक समय था 15 रुपए में, 20 रुपए में एटमोस्ट मिलता था मार्केट में। अभी तो मार्केट की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो डोर स्टेप की कॉस्ट है। तो इसको प्रमोशन करने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए कि कृषक प्रोत्साहित हों और मिलेट कल्चर पे, हमारे बारहनाजा कल्चर पे वापस आए, तो ये राज्य सरकार का विशेष प्रयास और विशेष उपलब्धि है। और 2025 तक का हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि जितना इस समय मंडुआ का और मोटे अनाजों का, पौष्टिक अनाजों का प्रोडक्शन उत्तराखंड में होता है, उसका डबल प्रोडक्शन हो 2025 तक। अंतवाल जी, आपसे भी इसी के बारे में जानना चाहूंगी कि जो हमारा दूसरा स्तंभ हमारे किसान हैं, उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं आप विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में? कोई भी समाज, कोई भी देश जो है, कृषि अगर उसकी मजबूत होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था में अपने आप में मजबूती आएगी। और हम तो, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा भी, कि हम भारत जो है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव बिना कृषि के गाँव की परिकल्पना हम कर नहीं सकते। ये दुर्भाग्य है कि शहरी क्षेत्रों में जो है कृषि क्षेत्र लगातार सिमट रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे। अब इसमें जो यही मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री जो दूरदृष्टि है, उन्होंने जो मिलेट्स वाली जो बात आई है, अब उसको, जिस चीज़ को धीरे धीरे लोग उससे दूर होते चले जा रहे थे। ये अलग बात है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, वो उत्तराखंड में जो बारहनाजा, जैसे मैम अभी बात कर रही थी, उसके प्रति आकर्षित हुई है नई पीढ़ी, लेकिन वो छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर से कर रही थी। अब जो है प्रधानमंत्री ने एक उसको प्रयास किया और मिलेट्स ईयर के रूप में जो घोषित किया गया, उसके बाद से सरकारी तौर पर भी जो उसके लिए योजनाएं लाई गई हैं। तो अब हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा क्या है कि, जहाँ तक आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि जो मेरे ख्याल में जो ये है मंडुआ वगैरह है, इसके लिए बहुत ज्यादा शायद देखभाल की जरूरत उस तरह से नहीं पड़ती। देखभाल की, और सबसे बड़ी बात पानी की जरूरत नहीं होती। और पहाड़ में सबसे बड़ा संकट जो है पानी का है, कि आसपास जो सिंचित क्षेत्र है बहुत कम है हमारे यहाँ। तो ये पहाड़ की पूरी कायाकल्प करने के लिए केवल हमारे उत्तराखंड ही नहीं, जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं, ऊपर हिमालयन पूरी बेल्ट हमारी जो है, उससे लगता हुआ जो निचला हिस्सा है, तो उसमें ये कायाकल्प कर सकता है वहाँ की अर्थव्यवस्था का। और ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भी सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास शुरू किए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। जी, अगर हम युवा शक्ति की बात करें अंथवाल जी, तो उनकी भागीदारी को किस तरह से देखते हैं आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में? आज का जो किशोर है, आज का जो बच्चे हैं, वो भी कल युवावस्था की ओर बढ़ेंगे, 2047 की ओर बढ़ेंगे। उस समय जो है युवाओं की जो है, आज के जो किशोर है, उनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।
अच्छा, अच्छी बात यह है कि भारत को में जो है सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश माना जाता है। हाँ। और उसका बहुत तरह से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि युवा को दिशा आप किस तरह से दोगे। तो अब इसके साथ साथ हम जो है युवा में सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना। वो आपने अभी देखा होगा कि इससे पहले एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली गई, गांव-गांव तक गई। उसका मकसद यही था कि युवा जो है धीरे धीरे करके अपने उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति है उसकी भावना और प्रबल हो। राष्ट्रभक्ति केवल राष्ट्रगान के समय खड़े होने या मतलब देशभक्ति के नारे लगाने से नहीं होती। राष्ट्रभक्ति होती है अपना श्रम, आप अपने काम को, अपने कर्तव्यों को जो है, अपने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को अहमियत दे रहे हैं। तो वो भावना विकसित करना बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से जो है ये इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, इनका मकसद ये भी है कि युवाओं को किसी तरह से जो है अपने साथ आगे बढ़ाते हुए और उनको एक मजबूत शक्ल इस राष्ट्र को दी जाए। उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आज भी है और आगे भी होगी। जी। और हमारा जो चौथा स्तंभ है वो है मध्यम वर्ग या गरीब। इसको कैसे देखती हैं आप विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो आपने बताया वही तो वंचित हैं। उन्हीं के लिए, उन्हीं तक पहुंचाने के लिए सरकार जनता के द्वार की तर्ज पे ये आईसी वैन का कार्यक्रम उन लाभार्थियों की पहुंच के लिए ही बनाया गया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक या दो डिपार्टमेंट नहीं, पूरे लगभग 20 डिपार्टमेंट हर जिनसे उन्हें सरोकार है, जो चाहिए उन्हें ऑन द स्पॉट उनके डोर पे हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित ही ये उनको मुख्य धारा में जोड़ने का और उन तक सरकार के प्रयासों को पहुंचाने का एक अभिनव पहल। लतिका जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ऐसे में जब हम उनको आकाशवाणी या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से जब उनकी कहानी सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहती हैं। लाभार्थियों की ये सफलता की ये जो कहानियां हैं, ये अन्य लोगों के लिए किस तरह से और प्रेरणादायक बनेंगी? ये कहानियां जब उनको ये पता चलेगा कि मेरे ही जैसे परिवेश से, मेरे ही गांव से किसी ने पर्टिकुलर किसी योजना का लाभ लेकर इतना प्रगति करी है, तो निश्चित ही वो उसके लिए भी एक माइलस्टोन का काम करेगा। उसमें भी जागरूकता आएगी कि ये ले सकता है लाभ तो मैं क्यों नहीं, या ये महिला लाभ ले सकती है तो मैं इसके जैसे क्यों नहीं बन सकती। तो ऐसे भी हमारे सामने बहुत सारे प्रसंग आ रहे हैं। इसी में सिर्फ ये जो संकल्प यात्रा जा रही है, इसमें हमारे सामने एक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स मिल रहे हैं हमें, कि जो हमारे लाभार्थी आने वाले समय में हो सकते हैं। मिलेट्स के मामले में स्टार्टअप्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी और कौन सी स्कीम्स हैं, या नाबार्ड के माध्यम से हमें क्या हेल्प मिल सकती है, किस तरह से हम एफपीओ बना सकते हैं, किस तरह से हम अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी लतिका जी कि पहले भी आपने ड्रोन की बात करी, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका क्या हो सकती है और इसका कृषि क्षेत्र में कैसे लाभ लिया जा सकता है? ड्रोन की भूमिका आने वाला समय जो है वो श्रम को बचाना और टाइम को बचाना और एफिशिएंसी कैसे कृषि में आ सकती है, इसी का समय है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ड्रोन दो तरीके से उपयोगी है। एक तो ड्रोन का उपयोग R&D लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि जहां हम रियल टाइम डेटा हमें मिल सकता है। वो तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके माध्यम से हम रियल टाइम डेटा ले सकते हैं। लेकिन जिस ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन की हमने विकसित भारत यात्रा में जोड़ा है, उसमें हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं छिड़काव के लिए, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए, फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ में जहां 1 घंटा लगता है, वहां अगर हम ड्रोन के माध्यम से ये छिड़काव कराएंगे तो एफिशिएंसी के साथ में मात्र 10 मिनट में हमारा कार्य पूरा हो जाता है। जी, सरकार का लक्ष्य यही कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरी तरह से जनता तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके, जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। लतिका जी और जितेंद्र अंथरवाल जी, इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।